ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਦਾ IIT ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਇੰਡੀਆ ਐਟ 2047 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। PB ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया सुरेंद्र सैनी जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स और मेरे सभी युवा साथियों। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवोत्सव की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना है, अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर भारत को लेकर जाना है, विकासशील से गुलामी की मानसिकता से आज़ादी पानी है, एकता एकजुटता को बनाए रखना है और नागरिकों का कर्तव्य पालन करना। इन पंच प्रण के माध्यम से देश के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे कंपटीशंस, पोएम्स, डेक्लेमेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफी और सब कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भागीदारी होगी। स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। देश को अमृतकाल की ओर ले जाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं उस पर चर्चाएं होगी। और कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भारत की कला संस्कृति को दिखाकर एक और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, तो दूसरी ओर किन योजनाओं के माध्यम से भारत और सुदृढ़ हो रहा है उसके भी उल्लेख बीच बीच में आएगा। पूरे देश के ये देश के युवा 748 जिलों में, हर जिले में युवोत्सव, हजारों युवाओं की उसमें भागीदारी होगी। विजेता चुने जाएंगे, फिर राज्य स्तर पर कंपटीशन होगा, उसमें विजेता चुने जाएंगे, फिर नेशनल स्तर के विजेता उसमें से चुने जाएंगे। करोड़ों रुपए तो केवल कैश प्राइज के लिए खर्च किए जाएंगे जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके आयोजन पर भी खर्चा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, युवाओं का उत्साह इस युवोत्सव को और विशाल बनाएगा। आपके 50 लाख तक की सर आपके जिला स्तर पे आपके यहाँ पे करते हैं, उसके लिए है। कितने जिलों में स्टार्ट हुआ? 748 जिलों में इसको किया जाएगा और आज 14 स्थानों पर इसको शुरू किया सर। कभी विदेशी ताकतों की और अब विदेशी जमीन का सहारा लेकर भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने किया है। एक के बाद दूसरी चुनावी हार, जनता के सामने ना जा पाना और जनता का बार बार कांग्रेस को नकारना, क्या इतने हताश, निराश और परेशान राहुल गांधी जी हो चुके हैं कि अब चेहरा देश में दिखाने की बजाय विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। कभी ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी देश के न्यायालय को, हर किसी के ऊपर व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कांग्रेस के बहाने बनाने की एक आदत सी बन गई है। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार करके जिन्होंने देश को लूटा, भ्रष्टाचार के मामलों में आज जो बेल पर हैं, वो लोग बदनाम करने का काम और ऐसे अवसर खोते नहीं। लेकिन दूसरी ओर पूरी दुनिया बढ़ते भारत के कदमों की सराहना करती है। दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्रियों ने भारत के कदमों के प्रयासों की सराहना की और भारत एक में उम्मीद लोग देखते हैं, होप देखते हैं। और इटली के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, मोदी जी का स्वागत दुनिया में होता है
और मोदी जी आज मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये केवल प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि नहीं, ये देश की उपलब्धि है। आप मीडिया के रूप में उसको देखते हैं, और वो लोग जो गरीब के विकास पर पैसा खर्च करने के लिए, गरीब के उत्थान पे करने की बजाय सैकड़ों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर अपने चेहरे दिखाने के लिए फूंक देते हो, खर्च कर देते हो, वो अखबार वालों पर नकेल कसें, चैनल पर नकेल कसें, ये उचित नहीं। कुछ हो क्या गया है कि संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ के टारगेट करने का काम कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं। जब लोकतंत्र में लोग अच्छी सरकारें चुनकर भेजते हैं तो एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि कोई कुछ करेगा। ये पंजाब की स्थिति करने के लिए नहीं भेजा था। पंजाब में नशों की क्या हालत है, पंजाब में कानूनी व्यवस्था की क्या हालत है, पंजाब में दुर्गति शिक्षा की क्या हो गई है, पंजाब के लोग पंजाब छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये सवाल खड़ा होता है आज की व्यवस्था से कि ये स्थितियां किसने पैदा कर दी। जो कल को बड़ी बड़ी बातें करके पंजाब में सत्ता में आए थे, वो आज हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठ गए। या जो घटनाएं यहां पर घटी हैं वो अपने आप में किस और संकेत करती हैं। पंजाब पुलिस की कभी चर्चा पूरे देश भर में होती थी, आज वो चर्चा क्या होके रह गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कानून व्यवस्था इतनी जल्दी ठप हो जाए एक सरकार के आते ही? ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना क्या होता है? अब ये बात राष्ट्रपति शासन की ओर जा रही है। जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की राज्य की सरकार की है। मैं आशा करता हूं ये सोई हुई सरकार जाग जाएगी। अब सरकार का भी और बाकी भी हनीमून पूरे हो गए हैं, तो उसमें से जागना चाहिए और उसमें से कुछ कदम अब उठा लेने चाहिए। केंद्र सरकार की काम है जांच एजेंसियों के माध्यम से, राज्य की सरकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना और स्थिति पर नजर रखना, वो सरकार करती ही है।